हाल ही में एनसीपीसीआर के निर्देश ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें राज्य से मदरसों की वित्तीय सहायता रोकने और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की गई है। क्या एनसीपीसीआर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मदरसों के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है? क्या ये निर्देश धार्मिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर अनुचित दखल है, या फिर बच्चों के शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू करने की ठोस कोशिश? क्या ये संविधान और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बीच टकराव है? क्या ये मदरसों की स्वायत्ता का सवाल नहीं है? इन सवालों को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या ये निर्देश महाराष्ट्र सरकार से विरोधाभासी रुख नहीं रखता है, जिसने हाल ही में मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इन कदमों से कई संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक सवाल उठाए। ये बच्चों की शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्ता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, ये भी देखेंगे और समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। क्या एनसीपीसीआर का निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है? अगर इस बात पर हम गौर और फिक्र करें, एनसीपीसीआर की रिपोर्ट गार्जियंस ऑफ फेथ और ऑपरेशंस ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस मदरसास ने मदरसों के ऐतिहासिक भूमिका के साथ बच्चों की शिक्षा पर उनके प्रभाव की चर्चा की है। इस रिपोर्ट सिफारिश की गई है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मदरसों की सरकारी फंडिंग को रोका जाए और मदरसा बोर्ड्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनसीपीसीआर के पास इतना अधिकार है कि वो इस तरीके के निर्देश जारी कर सके? क्या यह कदम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति आर्टिकल 30 के तहत दी गई संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन कर रहा है? क्या यह कदम राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन सुनिश्चित करने के नाम पर अल्पसंख्यक संस्थानों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि मदरसा से जुड़े लोग इसे ऐसा ही मान करके चल रहे हैं और इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। एनसीपीसीआर का कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके मुताबिक मदरसों को भी फॉर्मल एजुकेशन के दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन यह सवाल उठता है कि आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का जो अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, उसका क्या होगा? क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इंक्लूसिव एजुकेशन की डिमांड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के राइट का वायलेशन नहीं करती है? यह एक बड़ा सवाल है। क्या यह निर्देश वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बैलेंस करने को हिला सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब और हल ढूंढना लाख टके का सवाल है, और जिस पर आने वाला समय ही बताएगा कि इस दिशा में सरकार और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। एनसीपीसीआर का यह कदम मदरसों की स्वायत्तता और रिलीजियस एजुकेशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक बोर्ड या कोर्ट होना पर्याप्त नहीं है, मदरसों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनना चाहिए। ये उन मदरसों के लिए चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग साबित हो सकता है जो वर्षों से रिलीजियस और बुनियादी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, फंडामेंटल रिलीजियस एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। एनसीपीसीआर की सिफारिशों के विपरीत महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों के वेतन में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया है। जहां एक और केंद्र के स्तर पर मदरसों की फंडिंग को रोकने की बात हो रही है, वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्य मदरसों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह नीतिगत विरोधाभास केंद्र और राज्यों के दृष्टिकोण में अंतर को उजागर करता है। सवाल यह उठता है कि राज्यों और केंद्र के बीच इस विषय पर तालमेल कहां है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या यह कदम राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया है? क्या यह देश में विभिन्न समुदायों के बीच ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है? यह मुद्दा चुनावी माहौल में राजनीतिक रंग ले सकता है, क्योंकि इसे कुछ वर्गों को आकर्षित करने और अन्य को अलग थलग करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। खासकर मुस्लिम समुदाय इस निर्देश को कैसे देखेगा, यह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब सबकी नजरें अदालत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो डिसीजन होगा, इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करेगा। राइट टू एजुकेशन और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन की उसकी व्याख्या न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रभावशाली होगी, इंपैक्टफुल होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, जो इस मामले में दिशा दिखा सके कि किस तरह से या किस हद तक राज्य अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों को नियंत्रित कर सकता है। और इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा मदरसा बोर्ड के अस्तित्व पर। इसी के साथ मदरसों के स्वरूप में किसी भी बदलाव के लिए धार्मिक नेताओं, समुदायों के प्रतिनिधियों और शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ संवाद होना चाहिए, ताकि उनकी चिंताओं का समाधान हो सके।
अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों और हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। यह मुद्दा न केवल संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका सीधा असर माइनॉरिटीज कम्युनिटी और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर पड़ता है। इस विवाद की गहराई में जाकर सोचने की आवश्यकता है कि क्या एनसीपीसीआर का निर्णय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है या फिर यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा का प्रयास है। इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एनसीपीसीआर ने जिस तरीके के लगातार निर्देश जारी किए हैं उसके चलते मदरसा बोर्ड के अस्तित्व और मदरसा एजुकेशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस, इस पर कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।